बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास एटम्स के अंदर एक बॉन्डिंग होती है, एटम्स के अंदर जो होती है एक बॉन्ड पाया जाता है, एक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, जिसके नतीजे में क्या होता है कि एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से सब्सटेंसेस बन रही होती है। तो यहाँ आपसे ये कहा गया है कि जो ग्रेविटेशन है वो इस मकसद के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए वो क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो इसका आंसर बेटा ये है कि आपके पास जो ग्रेविटेशन है वो रिलेटिवली वीक फोर्स है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपके पास कौन सी फोर्स है? वीक फोर्स है, ठीक है। और ये होती है मैसेज के दरमियान में ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वहां आप देख रहे होते हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस पाया जाता है और उनको नेग्लिजिबल डिस्टेंस में जोड़े रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रिक्वायर्ड होती है। दैट इज वाई हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं, जैसे बॉन्डिंग की मैंने बात की है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखती हैं, आयंस को आपस में जोड़े रखती हैं और जोड़ के बॉन्ड बनाती हैं, तो वो बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंसेस फोर्स होती है एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, रिक्वायर्ड होती है। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के ऑपोजिट है। पहली चीज ये आपके पास वीक फोर्स है और दूसरा ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक लॉन्गर डिस्टेंस पर उनको आपस में जोड़े रखने के लिए होती है। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर ये आपके सामने लिखा हुआ भी है, आपने इसको नोट भी यहाँ से कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाई डोंट टू बुक्स ऑन योर डेस्क अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनली डिस्पाइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप जानते हैं कि हम न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो कहते हैं आपके डेस्क के ऊपर जो दो बुक्स पड़ी हुई हैं वो भी तो मैसेज हैं, वो भी तो मैस रखती हैं। उनको भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यही है जो हमने यहाँ पर देखी कि जो ग्रेविटेशन है वो बेसिकली वीक फोर्स है। ठीक होगी बात। ग्रेविटेशन वीक फोर्स है और ये लॉन्ग रेंज, एक लॉन्ग डिस्टेंस पर होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बुक्स इज स्मॉल, वेरी स्मॉल होती है, क्योंकि उनके मैसेज बहुत कम है, नेग्लिजिबल मैसेज है, जबकि वो इनवर्स के लॉ को भी फॉलो करती हैं। तो ये फोर्स वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने की वजह से वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। उन टेबल्स, वो जो बुक्स पड़ी हुई हैं टेबल के ऊपर, उनके दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी, ठीक होगी बात। बुक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, जिससे क्या होता है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन फ्रिक्शनल और नॉर्मल फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर पाती। तो वीक होने की वजह से वो ओवरकम नहीं कर पाती, तो वो बुक्स अपनी जगह स्टैटिक रहेंगी, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगी। सिर्फ जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक अर्थ एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है और उसका मैस बहुत ज्यादा है, और इसी तरह वो बाकी स्मॉल चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो हमारे पास है कि व्हाई डज द एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल द अर्थ डज नॉट मूव्स टुवर्ड्स द एप्पल। यहाँ आपको ये कहा गया है कि जमीन जो है वो एप्पल का तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बट जो एप्पल है वो जमीन की एप्पल है जमीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। रीजन इज, अकॉर्डिंग टू आपके माइंड में भी ये चीज आ रही होगी कि रीजन मैस है। जो अर्थ है वो बहुत मैसिव, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। अर्थ का मैस 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, जबकि एप्पल का मैस उसके मुकाबले में कहीं नेग्लिजिबल होगा, 0.1 0.5 कुछ इस तरह केजी की फॉर्म में होगा। तो जिसका मैस ज्यादा होता है, हम जानते हैं जिस जिस बॉडी का मैस ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। दैट इज वाई आपके पास जो एप्पल है दैट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन आपके पास जो एप्पल है उसका मैस कम होने की वजह से उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बहुत वीक होगी, वो फिर अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये चीज आपके पास यहाँ पर मौजूद है कि अर्थ का मैस सिग्निफिकेंटली लार्जर है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक जो है वो अर्थ मूव नहीं करेगी, बट एप्पल विल मूव टुवर्ड्स दी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव हो सकती है? तो बेसिकली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये आपके पास किसके बारे में बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के बारे में बताता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लग रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताएगी।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक होगी बात। इट्स को हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक, इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी। फील्ड स्ट्रेंथ को हम एज अ स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। हाँ, अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फिर वो आपके पास वेक्टर होगी। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। मैग्नीट्यूड कितनी फोर्स लगाने की एबिलिटी है पर यूनिट मास, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। और ये हमेशा क्या होगी, टुवर्ड द अर्थ सरफेस होगी, ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक होगी बात। हाँ, मैं 2 ही पॉइंट करूंगा, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है। जब आप इस जी को एज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे, तो फिर आप इसको एज अ वेक्टर लेंगे और फिर आप इसकी डायरेक्शन भी देख रहे होंगे, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। बट फील्ड स्ट्रेंथ जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, लिहाजा ये आपके पास पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द प्लैनेट। कौन से फैक्टर हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, स्मॉल जी, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल हमने पढ़ा था जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल देखा था। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब आप ये देखें तो ये जी तो कांस्टेंट है, तो जी जो है, ये जो स्मॉल जी है, ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है और आपके पास आर स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कह लें, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट कह लें, ये उस पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द प्लेनेट, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट सेंटर, जिसके साथ उसका इनवर्स रिलेशन है और ये इनवर्स के लॉ को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, टू प्लेनेट हैव द सेम मास बट डिफरेंट रेडियाई, हाउ वुड यू कंपेयर देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब पॉइंट ये है कि अगर दोनों के प्लैनेट्स के मैसेज ज्यादा है लेकिन सेम है, दोनों के मैसेज सेम है बट रेडियाई डिफरेंट है, तो उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये फार्मूला आपको बताया, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए मैस कांस्टेंट, तो जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर आ जाएगा, जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। तो आप किसकी बेस पर इनको कंपेयर करेंगे, इनके रेडियाई की बेस पर कंपेयर करेंगे। जिसका रेडियस ज्यादा, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जिसका रेडियस कम होगा, उसका उस प्लेनेट का रेडियस कम होगा, उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो जिसका आर ज्यादा, रेडियस ज्यादा, उसका जी कम, जिसका रेडियस कम, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये आपका पॉइंट है, आपने इसको रेडियाई की बेस पर इस तरीके से रिलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू सैटेलाइट इन हायर ऑर्बिट्स हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो सैटेलाइट हायर ऑर्बिट में होंगे उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम एक चीज अभी भी पढ़ चुके हैं, ऐसे पिछले जैसे क्वेश्चन में देखा कि जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। हमसे ये पूछा गया है कि जो सैटेलाइट का रेडियस ज्यादा होगा, जमीन के सेंटर से फासला ज्यादा होगा, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। आप इस इक्वेशन के मुताबिक देखें, जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर, जो जमीन से दूर है उसके लिए आर की वैल्यू ज्यादा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप देखें कि अगर आर ज्यादा है तो जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिससे उसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए। इस पॉइंट पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन पर भी, की बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास थी v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसका आर ज्यादा होगा वो जमीन से दूर होगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हाउ डज द मास ऑफ द अर्थ इफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट। ये जो आपके पास जमीन का मास है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैसे इफेक्ट करता है। तो आपने अभी इक्वेशन देखी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। तो v वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। तो अगर मास ऑफ द अर्थ बढ़ जाता है, अगर इन जनरल देखें, वैसे अर्थ का मास तो कांस्टेंट है, बट सपोज अगर अर्थ का मास बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
वो भी बढ़ जाएगी। रिक्वायर्ड जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट को जमीन के अराउंड घूमने के लिए वो बढ़ जाएगी। और अगर मास बाय चांस कम हो जाता है सपोज, तो वो भी वेलोसिटी आपके पास क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ग्रेटर मास इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगी और आपके पास हायर सैटेलाइट भी कम वेलोसिटी के साथ इजीली उसके अराउंड स्टेबल ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है। तो ये चीज हमने याद रखनी है कि मास ज्यादा अर्थ का है इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी देती है सैटेलाइट को घूमने के लिए और वो स्टेबल वे में मूव करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपको याद हो तो हमने कहा था वो सैटेलाइट हैं जो जमीन के अराउंड घूम रहे हैं और उनकी ऑर्बिटल स्पीड जमीन की ऑर्बिटल स्पीड से मैच कर जाती है। तो कहते हैं इन सैटेलाइट को यूज करने का एडवांटेज क्या है अब बाकी सैटेलाइट के ऊपर। तो हमने पढ़ा था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के लिहाज से फिक्स्ड है क्योंकि वो उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं जैसे अर्थ मूव कर रही है, तो वो जमीन के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट हिस्से पर मौजूद होते हैं। ठीक होगी बात। जिससे क्या होता है कि वहां पर हम इजिली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। किसी भी शिप को या एरोप्लेन को ट्रैक करना है, हम उस रीजन में इजिली उनसे ट्रैकिंग कर सकते हैं। जबकि जो दूसरे और प्लैनेट्स जो दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होते हैं सैटेलाइट्स, वो कॉन्टिन्यूसली जमीन का जो कवरेज है, जमीन की कवरेज वाला रीजन है वो चेंज होता रहता है उनका। जिससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन, कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग, कॉन्टिन्यूस उनसे जो आपके पास उस जमीन के हिस्से से कम्युनिकेशन वो नहीं हो सकती, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेबल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल। लिमिटेड नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। So what wire we to take to handle the possible rise in number of satellites? अब वो कहता है कि अब हमने कॉन्टिन्यूसली हर कंट्री आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि भाई उसके जो सैटेलाइट्स खला में मौजूद हों ताकि वो इजीली कम्युनिकेशन कर सके डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी, और खला में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सके, अपने एरिया को कॉन्टिन्यूसली प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए वो कहता है कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए इन सैटेलाइट्स के नंबर को कंट्रोल करने के लिए। कहते हैं, डू वी हैव एनी इंटरनेशनल और अदर एग्रीमेंट्स टू एड्रेस दिस, क्या हमारे पास कोई इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की मौजूद है जो इनकी तादाद को कंट्रोल कर सके। तो बिल्कुल ऐसा ही है। टू मैनेज द लिमिटेड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स इंक्लूड प्रिसाइज ऑर्बिटल स्लॉट एलोकेशन। तो क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं और उनको फिर स्लॉट से लोकेट किए जाते हैं कि वो स्पेस में किस पोजीशन पर मूव कर सकते हैं, तो ताकि वो बाकी सैटेलाइट के साथ ना तो इंटरफेयर करें ना कोलिजन कुछ इस तरह का प्रोसेस हो सके। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। एक कम्युनिकेशन है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू। वो क्या करती है, वो स्पेस के अंदर सैटेलाइट की पोजीशन को, उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनके नंबर को कंट्रोल करती है। यानी कोई भी सैटेलाइट खला में भेजना चाहते हैं तो फिर इस आईटीयू से उनको इजाजत चाहिए होती है। वो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट की डिसाइड करते हैं, उनकी पोजीशन डिसाइड करते हैं और ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है कि इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम नेगेटिव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए? अगर ऐसा है, व्हाट डज दिस मीन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन। अब हम जानते हैं, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ये यहाँ मेंशन भी है, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट अबव द अर्थ सरफेस मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली होगी। तो यहाँ से क्लियर कट नजर आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। ये किस वजह से होती है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, जमीन उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्शन के नतीजे में, उसकी पोजीशन चेंज के नतीजे में, जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे जमीन उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। उस अट्रैक्शन के नतीजे में पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड होगी, बट दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। अब नेक्स्ट वो पॉइंट ये पूछा था उसने कि इट मींस व्हाट डज दिस मीन फॉर ऑब्जेक्ट्स मोशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस से ऊपर जाएगा, हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस से ऊपर जा रहा है, हमने उसको मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी दी होगी। जो काइनेटिक एनर्जी हमने दी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपके पास बेसिकली एक एनर्जी की टाइप है जो पोजीशन की वजह से स्टोर हो रही है।
तो इट मीन्स नेगेटिव ये सिग्निफाई कर रहा है जमीन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और नेगेटिव की वजह से ये भी हो रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, यू बिकम लेस नेगेटिव, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट masses इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो उसकी रिलेशन है U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैस। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ वैल्यू पुट करें जो कि है माइनस जी एम एम ओवर आर, नीचे एम तो मैस से मैस कैंसल, तो ये पोटेंशियल की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो ये है बच्चों आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।